गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों का बिब्लिकल ग्रीक का क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे एक नए विषय के साथ, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेटर्स सीख लिए हैं। अगर आप में से किसी ने लेटर्स नहीं देखा है, अल्फाबेट्स नहीं देखा है, तो फिर आप लोग हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर आपको अल्फाबेट्स मिल जाएंगे। एक और बार बता दें कि अगर आपका आज के सेशन को लेके कोई भी सवाल हो तो उसको ऑब्वियसली आप लोग चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस नंबर पे अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं अपना क्वेश्चंस जो आपके होंगे उसका मैं आंसर्स आपको दे दूंगा। फाइन, सो कीप दैट इन माइंड। चलिए, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड आज के जो सेशन, और वो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक से जिसको हम कहते हैं द डिप्थोंग। ठीक है, एक नया शब्द हम लोग सीख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिप्थोंग। ओके, डिप्थोंग। डिप्थोंग का मतलब है कि जब दो स्वर वर्ण को यूनानी भाषा में हम लोग एक साथ करेंगे। स्वर वर्ण मतलब वावल्स। आपको याद होंगे कि हमने टोटल 7 वावल्स सीखे थे। उन 7 वावल्स का नाम क्या है? आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, तो वहां पर उन 7 वावल्स के बारे में लिखा होगा कि कौन कौन से वावल्स है। ओके, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अगर आप लोग की सेट सेट तक पहुंचे हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन सो को हम लोग यूनानी भाषा में वावल्स या फिर स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है दिफ्थोंग? सो दिफ्थोंग का मतलब होता है कि अगर मैं एक वावल लिखता हूं जो कि है अल्फा, और उसके बगल में एक और वावल बैठाता हूं जो कि है आयोटा, तो यहाँ दो वावल एक साथ बैठ रहा है। ठीक है, तो जब दो वावल एक साथ बैठता है उसको हम लोग कहते हैं दिफ्थोंग, बहुत सरल भाषा में। ठीक है, तो इसका उच्चारण होगा आई, जैसे कि एक शब्द हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आई। ठीक है, तो इसमें जहां पर आई लिखते हैं। ओके, तो उस तरीके से। फाइन, तो इस बात को याद रखिएगा। जहां पर एक वावल के बगल में मैं दूसरा वावल बैठाता हूं, तो इस तरीके से दिफ्थोंग फॉर्म हो सकते हैं। आई, ए, उई, आओ, वो। ठीक है, इन अल्फाबेट्स को अगर आपको, अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अल्फाबेट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब जाके आप क्या होगा कि इन अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में बताता नहीं रहूंगा कि ये आलिफ है, ये अयोटा है, ये एप्सिलॉन है। ठीक है, ये अपसिलॉन है, ये ओमिक्रॉन है। अगर मैं इस तरीके से हर वीडियो में बताता रहा तो फिर लेंथ भी बहुत ज्यादा होगा और बोरिंग भी लगेगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको पुराने वीडियोस को देखते रहना है ताकि आप लोग अल्फाबेट्स को समझ पाए। ओके, नाउ डिप्थोंग आप लोग समझ गए। जब दो वावल्स को हम लोग एक साथ लाते हैं उसको हम लोग डिप्थोंग कहते हैं। ठीक है, अब डिप्थोंग के साथ साथ एक और चीज जो सीखने का जरूरत है वो है ब्रीदिंग मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ब्रीदिंग मार्क। सो ब्रीदिंग का मतलब क्या है? ब्रीदिंग का मतलब है श्वास लेना। ठीक है, श्वास लेना। सो ब्रीदिंग मार्क दो टाइप के हो सकते हैं बेसिकली। ब्रीदिंग मार्क जहां पर लगेगा वहां पर हम लोग श्वास लेने जैसा एक हम लोग आवाज करेंगे। ओके, जैसे कि हम लोग सोच के देखिए कि एक इंसान का चेहरा है फॉर एग्जाम्पल, और वो श्वास ले रहा है, हा या हा जैसा उसका शब्द निकलता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग मार्क जहां पर होगा वहां पर हम लोग ये शब्द को इस्तेमाल करेंगे, हर जगह पे नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ब्रीदिंग मार्क जो होता है वो दो तरह का होता है। एक है सॉफ्ट ब्रीदिंग मार्क, जहां पर आप आराम से क्या करते हैं, नॉर्मली जैसा है वैसा ही लिखते हैं। और दूसरा है रफ ब्रीदिंग मार्क, जहां पर वो जो ह है वो प्रॉपरली समझ में आता है। सॉफ्ट ब्रीदिंग मार्क में उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि कैसे कहाँ लिखा जाता है ब्रीदिंग मार्क वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये सॉफ्ट ब्रीदिंग मार्क कैसे दिखने में होता है, ये बेसिकली हमारे अंग्रेजी में जैसे कॉमा, फुल स्टॉप ये सब होता है वैसा टाइप का ही है। ये मार्क्स भी हम लोग इंग्लिश में भी इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट ब्रीदिंग मार्क बेसिकली एक इन्वर्टेड कॉमा की तरह है, जब हम इन्वर्टेड कॉमा को खोलते हैं। ठीक है, दिस इज सॉफ्ट ब्रीदिंग मार्क, एक इन्वर्टेड कॉमा जैसा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा।
हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना, जैसे कि अगर मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ राहुल, और उसको मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रख रहा हूं, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वो है सॉफ्ट ब्रीदिंग मार्क। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज जहां पर लगा है ये है सॉफ्ट ब्रीदिंग मार्क। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर जैसे आप इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं बंद करने के लिए उसको, वैसे ही आप लिख सकते हैं। और रफ ब्रीदिंग मार्क इसका पूरा उल्टा है, ये है इन्वर्टेड कॉमा ओपन। ओके, तो ये सॉफ्ट ब्रीदिंग मार्क है, ये रफ ब्रीदिंग मार्क है। अगर आप किताबों में देखेंगे तो उसको इस तरीके से, सॉफ्ट ब्रीदिंग मार्क को इस तरीके से, रफ ब्रीदिंग मार्क को थोड़ा बहुत इस तरीके से दिया होगा। फाइन, बट आप लोग नॉर्मली अगर लिखना चाहे तो ये सॉफ्ट ब्रीदिंग मार्क है और ये रफ ब्रीदिंग मार्क है। रफ ब्रीदिंग मार्क में क्या होगा कि ये जो ह का साउंड शब्द है वो बहुत प्रॉपरली सुनाई देगा। ह, ठीक है, जैसे कि यशुआ, तो जैसे हम ह करके हम जो शब्द ले रहे हैं, जो श्वास छोड़ रहे हैं, वो प्रॉपरली समझ आएगा। सॉफ्ट ब्रीथिंग मार्क में उतना ज्यादा वो चीज समझ में नहीं आता है। अब इसको लिखते कहां पर है, चलिए एक शब्द लिखते हैं। ओके, ये शब्द बताइएगा इसका मतलब क्या है, पॉज करके। ओके, ये क्या शब्द है, ये है अपोस्टलोस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस शब्द को पहचाने होंगे। अपोस्टलोस, अपोस्टलोस का मतलब अपोस्टल यानी कि प्रेरित। ठीक है, यह है अपोस्टलोस। तो इसी अपोस्टलोस में अगर मैं अल्फा है, अल्फा के ऊपर ये डालूं तो इसको कहते हैं द शॉर्ट ब्रीदिंग मार्क। ठीक है, अल्फा के ऊपर ये रहेगा तो इसको शॉर्ट ब्रीदिंग मार्क कहते हैं। अब इसका उच्चारण कैसे होगा ये जानना बहुत जरूरी है। इसका उच्चारण नॉर्मल ही रहेगा, बहुत ज्यादा इसमें हम लोग स्ट्रेस नहीं डालेंगे, मतलब हर साउंड को बहुत ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बस दिखाने के लिए कि एक ब्रीदिंग मार्क है और यहाँ पर एक फाउल इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए दे रहे हैं। इसका देना ना देना सिमिलर है, बट क्यों दिया गया है मुझे उतना नहीं पता है, ये उस लोगों को पता होगा जिन लोगों ने यूनानी भाषा का निर्माण किया, यूनानी लिपि का, स्क्रिप्ट का निर्माण किया। बट ये दिया जाता है इस वजह से आप लोगों को सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा शब्द देखते हैं जहां पर हमें रफ ब्रीदिंग मार्क को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये शब्द में आपको समझ में आएगा ब्रीदिंग मार्क का महत्व। ठीक है, अगेन आप कोशिश करिए मेरे साथ अल्फाबेट्स को जब जब मैं लिख रहा हूं उसको बोलने का। ठीक है, तब जाके आप लोग क्या करेंगे, सीख पाएंगे अल्फाबेट्स को। ओके, ये क्या है, अमार्शिया। एक शब्द मैंने लिखा, क्या लिखा है, अमार्शिया, अमार्शिया। फाइन, अमार्शिया। लेकिन यूनानी भाषा में अमार्शिया बोल के कोई शब्द होता नहीं है। यहां पर एक रफ ब्रीदिंग मार्क दिया जाता है। देखिए ये उल्टा तरफ दिशा लिखा है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये एक रफ ब्रीदिंग मार्क है। ठीक है, लिख देते हैं इसको, रफ ब्रीदिंग मार्क। और इसमें क्या ऐड होगा, ह का उच्चारण, या ह साउंड ऐड होगा, तो ये रफ ब्रीदिंग मार्क बैठने की वजह से इसका उच्चारण होता है हा। ठीक है, जैसे कि मैं हिंदी में अगर मैं लिखता हूं हा, ठीक है, वैसा टाइप का हा उच्चारण हो रहा है। तो फिर ये टोटल क्या बन गया, हमार्शिया, हमार्शिया। ठीक है, ये पूरा बनता है हमार्शिया। और हमार्शिया का मतलब है पाप। ठीक है, पाप जिसको हम लोग सिन कहते हैं, दैट इज हमार्शिया। अब हमार्शिया का स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी आपको बताते हैं। पाप का मतलब क्या होता है, हमार्शिया शब्द को जब हम लिखते हैं तो उस पे हम समझते हैं पाप का मतलब है मिसिंग द टारगेट, लक्ष्य को चूक जाना। ठीक है, सोचिए कि हमें गेम खेल रहे हैं डार्ट बोर्ड, ठीक है, और मेरे हाथ में ऐसे डार्ट्स है जो मुझे इस सेंटर पे मारना है, लेकिन मैं इसको चलाया और वो जाके यहां लगा या फिर यहां लगा, सेंटर पे नहीं लग रहा है आपके। जिस चीज का लक्ष्य है मेरे जीवन के, मैं उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। परमेश्वर मेरे लिए एक स्तर को रखा है, परमेश्वर ने मुझे इस स्तर तक पहुंचने के लिए कहा है, लेकिन मैं इस स्तर तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, यहां तक अटक जा रहा हूं, मैं बार बार गिर जा रहा हूं।
वो स्तर तक उठ नहीं पा रहा हूं, उसको कहते हैं हमार्शिया, मिसिंग द टारगेट। परमेश्वर जो पवित्रता का स्तर रखा है, मैं उस स्तर तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। परमेश्वर जो धार्मिकता का स्तर रखा है, मैं वो स्तर तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, उसको हमार्शिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा एक रफ ब्रीदिंग मार्क क्या करता है। ह उच्चारण को ऐड करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग, जब हम लोग ऑलरेडी ब्रीदिंग मार्क को सीख गए, सॉफ्ट ब्रीदिंग मार्क और रफ ब्रीदिंग मार्क को, इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, एक और चीज को सीखेंगे जिसको कहते हैं हम लोग द एक्सेंट मार्क्स। ठीक है, एक्सेंट मार्क। ठीक है, इसको हम लोग उच्चारण का चिन्ह भी कह सकते हैं हिंदी में, उच्चारण का चिन्ह। ठीक है, ये एक्सेंट मार्क थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। एक्सेंट मार्क बेसिकली क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। या तो हम लोग इसको एक्यूट कहेंगे, एक्यूट। ठीक है, या फिर ग्रेव। आप लोग कब्र शब्द सुने होंगे ना, ग्रेव वो कहते हैं। या फिर एक नया शब्द है, इंग्लिश का ही शब्द है, सरकमफ्लेक्स। तीन तरह के एक्सेंट मार्क होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्यूट, ग्रेव, सरकमफ्लेक्स, तीन तरह के एक्सेंट मार्क होते हैं। ओके, नाम को देख के भयभीत होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या करता है वो इंपॉर्टेंट है। पहले कैसे लिखते हैं, एक्यूट अगर होगा तो फिर उस लेटर के ऊपर, उस अक्षर के ऊपर हम ये बनाएंगे, सिंपल। ठीक है, इतना। ग्रेव अगर है तो ये बनाएंगे। ओके, और सरकमफ्लेक्स अगर है तो ये बनाएंगे। ओके, देखिए, हम लोग जब ब्रीदिंग मार्क देख रहे थे, तो शॉर्ट ब्रीदिंग मार्क ये था, लॉन्ग ब्रीदिंग मार्क ये था। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक हम लोग स्लैश की तरह, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्लैश कहते हैं ना, वैसे हम लोग बना रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक्यूट क्या होगा, लाइक दिस, लाइक अ स्लैश। ग्रेव, लाइक अ स्लैश, ऑपोजिट डायरेक्शन। और सरकमफ्लेक्स तो हम लोग समझ ही पा रहे हैं कि इसको एक उल्टा चांद की तरह दिखाया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक शब्द लेता हूं जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी, वो है थेओस। थेओस, थेओस का मतलब है परमेश्वर। ठीक है, पता नहीं है मेरा आईपैड क्या दिक्कत करता है बार बार, आई होप अभी ऐसा ही रहेगा। और इसमें जो ये ओमिक्रॉन है, जो ओ का उच्चारण करता है, उसके ऊपर अगर मैं ये एक्यूट को लगा देता हूं, ये एक्यूट मार्क को लगा देता हूं, तो फिर क्या है, उस जगह का जो वॉइस है वो ज्यादा हो जाता है। कहने का मतलब है इस जगह पे स्ट्रेस पड़ेगा। जैसे कि थेओस, थेओस। ठीक है, तो जहां ओ लिखा है उस जगह पे हम क्या करेंगे, और ज्यादा जोर देके बोलेंगे, थेओस, थेओस। तो ओ के ऊपर क्या होगा, ज्यादा तवज्जो पड़ेगा, ज्यादा जोर पड़ेगा। ठीक है, थेओस का मतलब है परमेश्वर। उसी तरीके से अगर मैं ग्रेव मार्क पे जाता हूं, तो फिर क्या करते हैं वो, एक्चुअली ग्रेव का मतलब क्या है, ग्रेव का मतलब है कब्र। और कब्र में इंसान कब जाता है, जब वो मर जाता है। तो एक्यूट जहां पर आवाज को बढ़ाता है, ग्रेव वही के आवाज को कम कर देता है। ठीक है, तो ग्रेव क्या करेगा, आवाज को कम कर देगा। जैसे कि एक शब्द लेते हैं जिसको कहते हैं काई। ठीक है, काई नॉर्मली शब्द है, ये आयोटा है। मैंने आपको बोला था आयोटा के ऊपर डॉट ना लगाए तो बेहतर है, क्यों, क्योंकि ये ब्रीथिंग मार्क्स हम लोग डालते हैं, सॉरी एक्सेंट मार्क्स डालते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्या है, ये अगर एक्सेंट मार्क डाल दिया, तो फिर ये क्या हो गया, ये काई नहीं रहा, ये बस काय, काय, काय। ठीक है, ऐसा हो गया काय। ठीक है, आई का उच्चारण एकदम प्रॉपर नहीं हो रहा, काय। समझ रहे हैं ना, इसका जो है ये साउंड थोड़ा कम हो गया, काय। नॉर्मल नंबर कह रहे हैं काय, काय। इट्स लाइक दैट। तो मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनिएगा, यहां क्या हो रहा है, थेओस हो रहा है, लेकिन यहां पर काय। आई को मैं बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा हूं, उसका साउंड कम हो जा रहा है। और तीसरा है सरकमफ्लेक्स। सरकमफ्लेक्स में क्या होता है, आवाज ऊपर भी जाता है और फिर नीचे आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक शब्द लेते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी मैं इंग्लिश में लिखने लग गया था ये शब्द। एक शब्द लेते हैं, पाई, पाई से नहीं,
कोई शब्द जिससे आप लोग सीख पाएंगे, मैं ऐसा शब्द सोचने की कोशिश करो। चलिए, ये शब्द को हम लोग रोशनी या फिर ज्योति कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, PH ओमेगा O और उसके बाद सिग्मा का उच्चारण है S का। तो ये फॉस, फॉस का मतलब है लाइट या फिर ज्योति, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की ज्योति हूं, वहां पर ये शब्द हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहां पर ओमेगा के ऊपर क्या है कि ये सरकमफ्लेक्स लगा है, तो फिर ये होता है फोर्स। क्या हो जाता है इसका उच्चारण, फोर्स, फोर्स। अगेन ओमेगा के ऊपर क्या है कि हम लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ध्यान से एक चीज सुनिएगा, हम लोग क्या है, हम लोग अभी बिगिनर्स हैं, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। मैंने ये क्यों आपको बोला, क्योंकि जब आप किसी भी बाइबल के आयत को खोलेंगे जो कि यूनानी भाषा में लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं देख के कि ये सब क्या है। इसलिए मैंने ये बताया, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रीदिंग मार्क जो है इसको आप याद रखिए, क्योंकि इसकी ये क्या होता है कि शब्दों के मतलब को भी सब बदल सकता है। एक्सेंट मार्क उतना अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस बोलते समय किस तरीके से बोलना है, कहां पर तवज्जो देना है, बोलने के लिए ये ज्यादा महत्व देता है, ठीक है। तो इस बात को हमें याद रखने का आवश्यकता है, ठीक है। आइए कुछ नए शब्दों को सीख के आज के इस सेशन को हम लोग कंक्लूड करेंगे। ओके, बिफोर दैट लेट्स गिव अ शॉर्ट रिवीजन। हम लोग नए शब्द सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग सीखे दिप्थोंग के कंसेप्ट। दिप्थोंग में क्या होता है, दो वावल्स या फिर दो स्वर वर्ण को जब हम एक साथ लाते हैं उसको हम लोग कहते हैं दिप्थोंग, जब दो एक साथ होता है, ठीक है। दिप्थोंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने ब्रीदिंग मार्क को सीखा, जो कि दो तरह का होता है, एक है सॉफ्ट, एक है रफ, ठीक है। जो सॉफ्ट या फिर उसको शॉर्ट ब्रीदिंग मार्क भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो अम, आपका जो उच्चारण है वो सेम रहता है, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन। लेकिन रफ जहां पर लगेगा वहां ह का उच्चारण आएगा। जैसे कि ये शब्द देख के लग रहा है अमार्शिया, लेकिन इसमें ये रफ ब्रीदिंग मार्क लगने की वजह से ह उच्चारण आ रहा है और ये बन रहा है हमार्शिया, ठीक है। फिर हमने एक्सेंट मार्क्स के बारे में सीखा। थेओस, काई, फॉस, ये तीनों शब्दों में हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेंट मार्क का इस्तेमाल हो रहा है। एक्यूट एक्सेंट मार्क में क्या है कि हम बहुत ज्यादा तवज्जो यानी कि स्ट्रेस देते हैं जिसके ऊपर वो लगा है। थेओस, तो ओ के ऊपर हम बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। जिसके ऊपर ग्रेव रखा है वो शब्द की जो वॉल्यूम है उसको कम कर देता है। जैसे काई नहीं बोलेंगे, हम नॉर्मली बोलेंगे काय, काय। और सरकमफ्लेक्स क्या करता है कि शब्द के आवाज को पहले बढ़ाता है फिर घटाता है, लाइक फोर्स, फोर्स। ओके, अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस स्टेज पे सीखने का नहीं है, ठीक है। ये बस ग्रामर में जाने से पहले हम कोई चीजों को आपको बोल दिए। चलिए कुछ शब्दों को आज हम लोग सीखते हैं। ओके, सबसे पहला शब्द हम जो सीखेंगे आज के इस समय पे वो है कुरियोस, ठीक है। ये क्या लिखा है, कुरियोस। कुरियोस का मतलब है मास्टर, यानी कि प्रभु भी कह सकते हैं हम, और उसके साथ लॉर्ड, ऑब्वियसली प्रभु का मतलब लॉर्ड भी है। प्रभु यीशु मसीह को कुरियोस बुलाया जाता है, ठीक है। तो इंसान को क्या बुलाया जाता है, इंसान को बुलाया जाता है एंथ्रोपोस, ठीक है। क्या बुलाया जाता है, एंथ्रोपोस। ये क्या लिखा है, एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस मतलब मैन, पुरुष या फिर इंसान, ह्यूमन भी कह सकते हैं। सिर्फ पुरुष को दिखाने के लिए नहीं, नॉर्मल इंसान को दिखाने के लिए भी हम लोग एंथ्रोपोस का इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब है इंसान, ठीक है। इन सब में भी हम लोग ये ब्रीदिंग मार्क्स वगैरह देखेंगे। लाइक यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुरियोस के ऊपर में एक्यूट दिया है, ठीक है। एक्यूट का काम क्या होता है, जो कि उसका जो हमने ऊपर ही लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसपे ऊपर ज्यादा स्ट्रेस लगाता है। तो कुरियोस, 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 उस तरीके से। एंथ्रोपॉस में अगर हम आते हैं तो फिर अल्फा के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग मार्क दिया है, जिसको हम लोग सॉफ्ट या फिर शॉर्ट ब्रीदिंग मार्क बोलते हैं, इसीलिए इसके आगे ह नहीं लगेगा, नॉर्मली एंथ्रोपॉस होगा।
ठीक है। उसी तरीके से एक और शब्द देखते हैं, ठीक है, वो है क्रिस्टोस। काई लिखे, फिर रो, फिर ये क्या है, आयोटा, सिग्मा, आपको याद रखने पड़ेंगे इन लेटर्स को, टाउ, और उसके बाद ओमिक्रॉन, और फिर आखिर में जब सिग्मा बैठता है वो एस कैसा दिखता है, ये क्या लिखा है हम लोग, क्रिस्टोस। क्रिस्टोस। क्रिस्टोस में हम लोग देखते हैं अगेन, जो ओमिक्रॉन है उसके ऊपर एक्यूट ब्रीदिंग मार्क है, तो ओ के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं। क्रिस्टोस का मतलब है क्राइस्ट, ठीक है। और क्राइस्ट का मतलब क्या है, जो अभिषिक्त है। अभिषिक्त पुरुष को क्रिस्टोस यानी कि क्राइस्ट कहा जाता है। राइट। तो इन शब्दों को थोड़ा याद रखने का कोशिश करिएगा। फाइन, फोर्स भी हम लोग सीखे। एक और आखिर में एक और शब्द सीखते हैं, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे आज के इस सेशन को। वो है कॉस्मोस, ठीक है। जब मैं लिख रहा हूं इनके नामों को आप बोलना का कोशिश करिए, इन अल्फाबेट्स की इसी तरीके से सीखेंगे। कॉस्मोस, ठीक है। कॉस्मोस में अगेन ओ के ऊपर हम लोग एक्यूट को देखते हैं। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं अल्फा के ऊपर ब्रीदिंग मार्क कॉमन है, जहां पर ओमिक्रॉन बैठ रहा है उसके ऊपर ये एक्यूट एक्सेंट कॉमन है। क्यों ये सारी चीजें हैं? बिकॉज उन लेटर्स को उसी तरीके से जनरली बोला जाता है। कॉस्मोस का मतलब क्या है? कॉस्मोस का मतलब है दुनिया, ठीक है, वर्ल्ड, या फिर ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, यूनिवर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्चुअली ब्रह्मांड कहें तो सही है, इसलिए ब्रह्मांड के शिक्षा को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ओके। सो कुरियोस मतलब प्रभु, एंथ्रोपोस मतलब इंसान, क्रिस्टोस मतलब क्राइस्ट यानी कि मसीह, और उसके बाद कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। एज यूजुअल, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, अगर किसी तरह का सवाल है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपने सवाल को भेज सकते हैं। उस सवाल का जवाब हम लोग जरूर से देंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोग प्रॉपरली चीजों को समझ के फिर आगे बढ़ सके। प्रभु आज के इस क्लास में आप लोगों को आशीष दे, एंड आई बिलीव कि आप कोई चीजों को सीख पाए हैं, एंड कीप लर्निंग लाइक दिस।